हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 82 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 83 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया है, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, प्रायः ये कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। इस संबंध में आपका क्या मत है? अपने उत्तर को उदाहरणों सहित आधार बताइए। 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, वस्तुतः अपने आदर्श रूप में राजनीति नैतिकता से युक्त होती, परंतु विगत वर्षों से राजनीति के स्तर में आई गिरावट के चलते इसे नैतिकता से पृथक देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अतः व्यवहारिक समस्याओं के संदर्भ में ऐसा कहा जाने लगा कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकती। हालांकि इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि राजनीति तथा नैतिकता में कोई विरोधाभास है, क्योंकि राजनीति में सेवा भाव, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भेदभाव रहितता जैसे नैतिक गुणों का समावेश होना आवश्यक है। मेरा मत है कि राजनीति व नैतिकता दोनों साथ साथ चल सकती, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से राजनीति अभी भी नैतिक ही है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता, सोशल मीडिया की उपस्थिति, स्टिंग ऑपरेशन इत्यादि राजनीति में भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने का कार्य करते हैं। सूचना का अधिकार कानून ने पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार को कम किया है। अतः कहा जा सकता है कि राजनीति का मूल ही लोक कल्याण है और बिना नैतिकता के इसे प्राप्त करना असंभव है। देखिए, आपने पॉइंट तो लिखे हैं, बट आपने इसमें उदाहरण नहीं दिए। आपसे प्रश्न क्या पूछा है? आपसे प्रश्न में ये भी पूछा है कि आप उदाहरण देकर ये बताइए, क्या वास्तव में नैतिकता और राजनीति साथ साथ चल सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है, क्या कोई ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने राजनीति और नैतिकता को साथ में ले लेकर चला है। तो आप इसमें करंट के एग्जाम्पल दोगे। कहने का मतलब, इतिहास में तो आपको कई सारे मिल जाएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे। साथ ही वर्तमान में, या आप कह सकते हो आज़ादी के बाद भारत में, क्या ऐसे कई पर्सनैलिटी थे जिनको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सर्वमान निर्णयों पर आधारित थी कि हाँ, इन लोगों ने राजनीति में नैतिकता की शुचिता व शुद्धता को बनाए रखा। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, आप देख सकते हो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप देख सकते हो देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ये लोग क्या थे? इन लोगों ने राजनीति में नैतिकता को पूरी तरह से बनाए रखा। क्लियर? किसी भी परिस्थिति में ये डगमगाए नहीं। समझ रहे? तो आप इनके एग्जाम्पल को आप दे सकते हो, हालांकि ये लोग अपवाद हैं। क्लियर? अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर, क्या अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिखने से कहीं वो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर जितना सम्मान बीजेपी पार्टी को है, उतना ही सम्मान कांग्रेस की पार्टी को है। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी के कैरेक्टर पे दाग नहीं लगाता चाहे वो कांग्रेस के ही क्यों लोग ना हो। और आपको पता होना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब उस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यूएन में किसे भेजा था? अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी की नैतिकता और शुचिता और शुद्धता को आप देख सकते हो। आप एपीजे अब्दुल कलाम का जब नाम लेते हो, तो वास्तव में वो किसकी सरकार में थे? कांग्रेस पार्टी की सरकार में थे। तो यहाँ से कोई विरोधाभास होगा ही नहीं। लाल बहादुर शास्त्री को आप ले सकते हो, ना तो बीजेपी लाल बहादुर शास्त्री का विरोध करती है और ना ही कांग्रेस करती है। क्लियर? तो आप ऐसे एग्जाम्पल लो जिसपे सबका सर्वमान मत है। आपने जब ये एग्जाम्पल ले लिए, तो आप ये बता सकते हो कि हाँ ठीक है, और फिर निष्कर्ष में आप गांधी के उन 7 पापों में से एक पाप का भी जिक्र कर सकते हो कि गांधी क्या कहते हैं कि सिद्धांत रहित राजनीति नहीं होनी चाहिए, अर्थात राजनीति में नैतिकता का समावेश होना ही चाहिए। क्लियर? तो आप ऐसे इस प्रश्न में कई सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो। अब हम देखते हैं इस प्रश्न का मूल अर्थ क्या है और इसका इनकोडिंग वर्जन क्या है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रायः कहा जाता है, मतलब जरूरी नहीं है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं आज की स्थिति, आज की परिस्थितियों को देखते हुए कि किस प्रकार भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ी है, किस प्रकार क्रोनिक कैपिटलिज्म को प्रमोट किया गया है,
किस प्रकार भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति बढ़ी है, किस प्रकार इसमें राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे ये कहा जाने लगा कि अब राजनीति और नैतिकता एक साथ साम्यता नहीं रख सकते। क्लियर? अर्थात कि राजनीति की बातें अलग हो गई और नैतिकता की बातें करना अलग हो गया। लेकिन ये एक सत्य है, या आप कह सकते हो ये एक पक्ष है। अर्थात आज के कुछ लोगों को देखकर हम ये कह दें कि हाँ वास्तव में चीज़ें नहीं चल सकती, तो ये हाइपर हो गया। क्लियर? तो अब आपसे पूछा है इस संबंध में आपका क्या मत है, इस संबंध में क्या आपका मत है, मतलब आपसे क्या पूछा है कि क्या वास्तव में ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो आप तो एक आईएएस ऑफिसर हो, और एक आईएएस ऑफिसर का जो मस्तिष्क होता है वो अतीत के उन बंधनों से जाकर वर्तमान की उन बेड़ियों से निकलकर भविष्य की नई दास्तां लिखने की बात करता है। और अगर आप भी ये कह दो कि हाँ साहब नहीं चल सकता, तो फिर कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि आपने उसी धारा में आप बह गए जिस धारा में इस समय देश चल रहा है। अर्थात आपको धारा के विपरीत में चलना है, आपको सही धारा में चलना है और नए भारत का निर्माण करना है। क्लियर? तो आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, बल्कि चल सकते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं। और वैसे भी यहाँ पर ये बात ध्यान देनी चाहिए कि राजनीति व नैतिकता जो हैं ये विपरीत धारणाएं नहीं हैं, या ये विपरीत विचारधारा नहीं है। और वैसे भी आप देखो कि जो विपरीत विचारधाराएं भी हैं, चाहे समाजवाद और पूंजीवाद की हो, वो भी एक समय आकर आपस में मिल जाती हैं। तो फिर ये क्यों नहीं मिल सकती जब ये विपरीत विचारधाराएं नहीं है। और वैसे भी आज हम देखते हैं कि भले ही राजनीति में नैतिकता व्यवहारिक रूप में ना हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप में तो आज भी विद्यमान है ना। आज भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आने की बात करती है तो उसका जो चुनाव का मैनिफेस्टो होता है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। वो क्या कहते हैं कि हम अपराधीकरण को कम करेंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, हम नए भारत का निर्माण करेंगे, हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। कहने का क्या मतलब है कि नैतिक रूप जो है वो सैद्धांतिक रूप में विद्यमान है, बस इसे व्यवहारिक में इम्प्लीमेंट में लाना जरूरी है। और इसे कौन लाएगा? देश की जनता। इसे कौन लाएगा? देश के सोशल मीडिया। इसे कौन लाएगा? देश के काफ़ी सारे वर्कर्स ग्रुप। ये लोग लाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो वो सत्ता में सत्ताधीन होते हैं, इन्हीं के द्वारा तो राजनीति में आने वाले लोग अपराधी प्रवृत्तियों को बढ़ाते हैं। तो जब इन्हीं को ही लोग नहीं चुनेंगे, इन्हीं को ही लोग ये कहेंगे कि साहब आप नैतिक रूप से अच्छे नहीं हो, इसलिए हम आपको नहीं चुनेंगे, तो फिर तो अपने आप इनको नैतिकता को व्यवहार में लाना ही पड़ेगा। क्लियर? और ऐसी हवा चल चुकी है। आपने देखा है कि चाहे जेपी आंदोलन की बात हो, चाहे फिर जन लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे फिर मजदूरों की बात हो, चाहे छात्र आंदोलन की बात हो या फिर कई सारे सरकारी हॉस्पिटल्स की नर्सेस के आंदोलन की बात हो। अर्थात हर तरीके के आंदोलन कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में राजनीति में नैतिकता को समायोजित करने का बार बार प्रयास करते हैं। ये बात अलग है कि नैतिकता रूपी जो विचार है वो अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन समय की ज़रूरत के हिसाब से, देश की जागरूकता के हिसाब से और युवा पीढ़ी के बढ़ते उत्कर्ष के हिसाब से नैतिकता आगे चलकर व्यवहारिकता में परिवर्तित हो ही जाएगी। और जब हम जैसे आईएएस ऑफिसर्स, ये भी आपको लिखना है कि जब हम जैसे आईएएस ऑफिसर प्रशासन में जाएंगे तो हम अपनी शुचिता व शुद्धता के माध्यम से, अपनी कर्तव्य निष्ठा और सत्य निष्ठा के माध्यम से इसको व्यवहारिक रूप में इम्प्लीमेंट कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए हम कई बार कई सारे राजनेताओं को इतिहास की उन अमूर्त धारणाओं से रूबरू कराएंगे, हम इतिहास की उन पहचानों से उन्हें संजोएंगे, ताकि वो आने वाले नए भारत के निर्माण में अपनी राजनीति को पूरी तरह से शुद्ध बना सके। क्लियर? आप ऐसे लिख सकते हो। अब मैंने अभी यहाँ पे बात की गांधी जी के 7 पाप। तो आप में से हो सकता है कई सारे लोगों को ना पता हो कि साहब ये 7 पाप कौन कौन से थे। तो वास्तव में गांधी जी ने कई सारे पापों की चर्चा की है, और उन्होंने कहा है कि ये 7 पाप अगर कहीं से मुक्त हो जाएं तो वो समाज, वो राजनीति, वो देश, वो विश्व, वो एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर हो जाएगा। क्लियर? तो कौन से? पहला उन्होंने कहा कि परिश्रम रहित धनोपार्जन नहीं करना चाहिए, अर्थात
बिना मेहनत का जो धन है उससे संग्रहित नहीं करना चाहिए। दूसरा, सिद्धांत रहित राजनीति ना हो, अर्थात कि उसमें राजनीति जो करनी चाहिए उसमें सिद्धांतों का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। सदाचार रहित व्यापार ना हो, अर्थात व्यापार में छल कपट मिलावट ऐसी चीज़ें ना हो। मानवता रहित विज्ञान ना हो, अर्थात विज्ञान का निर्माण ऐसा ना हो कि वो मानवता के दामन को चकनाचूर कर दे। क्लियर, अर्थात वो मानव के विकास पर आधारित हो, न कि मानव मानव के विनाश पर। क्लियर। विवेक रहित सुख की बात हो, अर्थात भोग विलासिता की प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर नैतिक उत्थान पर आधारित बुद्धि और विवेक पर आधारित व्यक्ति सुख के कल्याण की बात करे। चरित्र रहित ज्ञान हो, अर्थात जो ज्ञान हो वो चरित्र रहित ना हो। चरित्र रहित का मतलब क्या, कि आप ज्ञानी तो खूब हो, आपके अंदर इथिक्स है, इंटीग्रिटी है, एप्टीट्यूड है, सब कुछ है, बट आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। जब आप कोई चीज़ देखते हो तो आपके चरित्र में वो पवित्रता नहीं होती जो होनी चाहिए। क्लियर। त्याग रहित उपासना या धर्म हो, अर्थात जो आप धर्म हो, आप जिस भी पूज्य को मानते हो, जिस भी उपासक को मानते हो, जिसकी भी आराधना करते हो, उसमें त्याग हो। त्याग का मतलब ये नहीं कि आप गृह त्याग दो, त्याग का मतलब ये है कि अपनी उन इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपने उन विचारों को कंट्रोल करो, अपने उन मनोभावों को कंट्रोल करो और अपनी नैतिकता को सुचारू रूप से चलायमान बनाए रखो। ये सारे उनके 7 पाप रहित 7 उनके पाप बताए गए। क्लियर। तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो। फिर आप निष्कर्ष में इसमें ये चीज़ें देख सकते हो। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि हाल ही में जो स्टिंग ऑपरेशन है, भ्रष्टाचार को लेकर है, सूचना का अधिनियम है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ की ओर एक प्रवृत्ति हैं जो नैतिकता को किसी न किसी तरीके से व्यवहारिकता में लाने का प्रयास कर रही हैं। क्लियर। और फिर निष्कर्ष में आप दे सकते हो वही लाइन कि नए भारत का निर्माण अगर हमें करना है वो केवल भवनों पर आधारित ना हो, बल्कि भावनाओं और नैतिकता पर उसे आधारित होना चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न काफ़ी मौलिक हो जाएगा। समझ गए। चलिए मिलते हैं आप ही के द्वारा अगले प्रश्न में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।